Good morning, all of you. Today's topic is classification of joint stock companies. लास्ट लेक्चर में कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कंपनी का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट, डिमेरिट को डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. कंपनी के स्केल, नेचर और उसके स्कोप के अकॉर्डिंग कंपनी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है. कंपनी की प्रोडक्शन, कंपनी का शेयर्स, इसके इनकॉर्पोरेशन को लेकर कंपनी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी का समामेलन करना, कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड कराना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, कंपनी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो बनाना. उस इनकॉर्पोरेशन टाइम पर कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंग कंपनी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है चार्टर्ड कंपनीज. चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनी होती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन एक स्पेशल राइट को यूज़ करने के लिए किया जाता है. एक स्पेशल राइट को यूज़ करने के लिए जो कंपनीज बनाई जाती हैं उन्हें हम चार्टर्ड कंपनीज कहते हैं. यहाँ पर स्पेशल राइट का अपनी पावर को बढ़ाना या किसी चीज़ का रूलिंग करना, शासन करना, इससे रिलेटेड हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इंडिया पे रूल करने के लिए, शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई. सेकंड है बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में. ये दोनों एग्जाम्पल हैं चार्टर्ड कंपनीज के. इन दोनों ये दो एग्जाम्पल चार्टर्ड कंपनीज की हैं. इन दोनों कंपनी को किसी भी एक विशेष राइट को यूज़ करने के लिए ही बनाया गया था. और इसका जो एक शासन जो होता है, एक शाही आज्ञा पत्र या एक राजा रानी जो भी एक उस टाइम पर किंग क्वीन थे, उनके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कंपनी बनाई जाती हैं. सेकेंड टाइप है इनकॉर्पोरेशन का स्टैट्यूटरी कंपनीज. स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनी होती हैं जिनको किसी भी कंट्री के संसद में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, एक विशेष प्रस्ताव पारित करके बनाया जाता है. इनके एग्जाम्पल हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एग्जाम्पल है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. जितनी भी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं उनके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखना कंपलसरी नहीं होता, फिर भी उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है. लिमिटेड वर्ड नहीं भी लिखा जाता तो भी उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं. इन कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन भी कंपनी एक्ट 1956 के अंडर ही होता है और उसके अकॉर्डिंग ये कंपनीज काम करती हैं. उसके अकॉर्डिंग मतलब कंपनी एक्ट 1956 में जो भी एक कंपनी के राइट्स, लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी काम बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनका सारा काम चलता है. थर्ड इज द रजिस्टर्ड कंपनीज. रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड की गई थी या की गई हैं. इनके अगर कोई कंपनी अगर हम बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं, बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1949 या लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के कंपनी एक्ट के अंडर कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है, तो भी वो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होनी जरूरी है. ठीक है, दोबारा से देखते हैं आप. ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के अंडर 3 टाइप्स की कंपनी है. चार्टर्ड कंपनी. चार्टर्ड कंपनी वो होती हैं जो एक स्पेशल राइट को यूज़ करने के लिए बनाई जाती है, एक स्पेशल ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए बनाई जाती है, रूलिंग करने के लिए बनाई जाती है. इंडिया में ऐसी कंपनी प्रचलन में नहीं है, इंडिया में कोई भी चार्टर्ड कंपनी नहीं है. सेकेंड हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी की. स्टैट्यूटरी कंपनी वे कंपनी होती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन कंपनी के संसद में एक स्पेशल रेजोल्यूशन को, एक विशेष प्रस्ताव को पारित करके बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी के सारा कुछ राइट्स, ड्यूटी सारा कुछ डिसाइडेड होता है. रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं. अगर ऐसी इनमें बैंकिंग कंपनीज भी आती हैं, चाहे उनका जो काम है, जो भी उन कंपनीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क है, ड्यूटीज़ हैं, वो सारा कुछ अदर एक्ट के अंडर आता है, बट फिर भी उनका रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है.
सेकंड बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, उन लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है कंपनीज को। फर्स्ट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो कंपनी जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। एक जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी शेयर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, गारंटी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर और कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। फर्स्ट इज द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। किसी जब कंपनी के मेंबर जितने पैसे के शेयर परचेज करते हैं उनकी लाइबिलिटी उतने ही बनती है। अगर उन्होंने सारे शेयर्स का जितना वैल्यू होती है, मान लो 10 रुपीज़ का शेयर परचेज किया है, 10 रुपीज़ उसने कंपनी को देने हैं और वो 10 रुपीज़ दे चुका है, वो मेंबर 10 रुपीज़ पे कर चुका है। अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी। और मतलब लाइबिलिटी उसकी तभी बनती है जब उसकी कोई अनपेड कैपिटल होती है। अगर वो सारी कैपिटल पे कर चुका है, अमाउंट दे चुका है, तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। सेकेंड इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी के मेंबर कंपनी के कंपनी के समापन के टाइम पर, यानी कि जब कंपनी बंद होगी उस टाइम के लिए गारंटी देते हैं कि उस टाइम वो कंपनी का इतना अमाउंट पे करेंगे, कंपनी इतने पैसे की पेमेंट करेंगे, वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी के समापन के टाइम पर कंपनी जब शेयर इशू करती है या अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कंपनी के जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कंपनी के मेंबर की गारंटी कितनी बनती है। अब वो मेंबर उतनी गारंटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि इतने इस अमाउंट तक का पैसा उसने देना है। उससे अगर उससे ज़्यादा कंपनी, अगर कोई मेंबर कंपनी ऐसी है जो शेयर्स के लिए भी लिमिटेड है और गारंटी के लिए लिमिटेड है, तो यहाँ पर दो लाइबिलिटी बन जाती हैं मेंबर्स की। शेयर्स की अनपेड वैल्यू को भी पे करता है और उसके अलावा वो मेंबर कंपनी की गारंटेड वैल्यू को, जो उसने कंपनी को गारंटी दी है, उस वैल्यू को भी पे करता है कंपनी के समापन के टाइम पर। सेकेंड इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अगर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, ना तो शेयर के अकॉर्डिंग और ना ही गारंटी के, बल्कि उसमें मेंशन होता है कि कंपनी के कितना रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है कि कंपनी के मेंबर इतनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए, अगर कंपनी के समापन के टाइम पर जब कंपनी बंद होती है, कंपनी की जो एसेट्स है वो उसकी लाइबिलिटी को मीट नहीं करती हैं, लाइबिलिटी अभी रह जाती है, तो बची हुई लाइबिलिटी के लिए पर्सनल लेवल पर कंपनी के मेंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइबल होते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर्स को ट्रांसफ़र करना, फ्रीली ट्रांसफ़र करना, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड इज़ द पब्लिक कंपनी। फर्स्ट इज़ द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स के ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं प्राइवेट कंपनी में और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं। मतलब मिनिमम तो 2 होने चाहिए मेंबर और मैक्सिमम 200 होने चाहिए, तभी वो प्राइवेट कंपनी होगी। थर्ड इज़ द अच्छा, अब जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 है, इसमें कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं और वो कंपनी के मेंबर भी हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ऐसे कंपनी के एम्प्लॉय जो कंपनी के एम्प्लॉय रहते हुए कंपनी के मेंबर बने थे बट अब कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने मिलकर कंपनी का कोई शेयर परचेज किया है तो वो एक मेंबर ही काउंट होगा। थर्ड पॉइंट है प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन टू इनवाइट द पब्लिक फॉर परचेज द सिक्योरिटीज। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी में
पब्लिक को इनवाइट करने, शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट करने पर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। 3 रिस्ट्रिक्शंस, फर्स्ट 3 पॉइंट है प्राइवेट कंपनी में। फर्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। थर्ड इज द पब्लिक को इनवाइट करने पर रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर हम मेंबर की बात करते हैं तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो कंपनी के मेंबर, अगर वो एम्प्लॉय भी है और कंपनी के मेंबर भी हैं तो उसको 200 में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंडली, कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी का मेंबर, तो एम्प्लॉय भी था, मेंबर भी था, बट अब एम्प्लॉय नहीं है, रिटायर्ड हो चुका है, बट कंपनी का मेंबर है। सेकेंडली, अगर 2 या 2 से अधिक मेंबर कंपनी का एक शेयर परचेज करते हैं या एक से ज़्यादा शेयर परचेज करते हैं तो उनको एक ही मेंबर गिना जाएगा। सेकेंड है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है विच आर नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। मिनिमम मेंबर होते हैं 7 पब्लिक कंपनी में और मैक्सिमम मेंबर कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है डी। डी इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप को लेकर अभी अपन ने जो पहले पॉइंट किया इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग किया, सेकंड किया था ट्रांसफरेबिलिटी, थर्ड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर था, और सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप को लेकर कंपनी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया कि कंपनी का ओनर कौन होगा। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके 51% शेयर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है। मतलब 51% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और 49% शेयर्स पब्लिक में इशू किए जाएंगे, वो होती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, अशोका होटल, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। गवर्नमेंट कंपनी भी अदर कंपनी की तरह कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है और इसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट एक नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी अलग है, गवर्नमेंट अलग है। गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कंसीडर किया जाता। सेकेंड टाइप है ओनरशिप के बेस पर होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी की कंपनी एक्ट 1956 या उसके अमेंडमेंट में कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट होल्डिंग कंपनी वही है जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी होती है, जिसके पास किसी अदर कंपनी, जो कंपनी किसी अदर कंपनी को मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, वो होल्डिंग कंपनी होती है। थर्ड इज द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनीज वो कंपनी होती है जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट किसी अदर कंपनी के पास होता है, वो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी वो है जो किसी अदर कंपनी को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है। इसके अलावा सब्सिडरी कंपनी वो होती है कि जब किसी सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जब कोई दूसरी कंपनी उस कंपनी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए उसके शेयर परचेज करती है तो वो सब्सिडरी कंपनी है। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है और उस सब्सिडरी कंपनी की अदर सब्सिडरी कंपनी है तो वो सब्सिडरी कंपनी इस फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ, 3 कंपनीज हैं ए बी सी। A is the subsidiary holding company and B is subsidiary company, and then B is holding company और C is subsidiary company। B subsidiary company है A की और C subsidiary company है B की, तो C ऑटोमेटिकली A की भी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी और A C की भी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी राष्ट्रीयता के आधार पर
कोई कंपनी कहाँ पर इनकॉर्पोरेट की गई है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। फर्स्ट है इनलैंड कंपनीज। इनलैंड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका और इनकॉर्पोरेशन किसी कंट्री में होता है, बट वो अदर कंट्री में फॉरेन जो होस्टिंग अपना एक कंट्री में इनकॉर्पोरेशन हुआ है, बट अदर कंपनी में फॉरेन कंपनी में वो अपना प्रोडक्शन कर रही है या बिजनेस कर रही है, कुछ भी है, वो इनलैंड कंपनीज होती हैं। यानी कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो उस कंट्री में होना चाहिए। काम चाहे वो कंपनी के बाहर भी करती है, अदर कंपनीज में, अदर कंट्रीज में भी करती है, वो इनलैंड कंपनीज होती है। सेकेंड इज द फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन कंट्री के बाहर हुआ है, बट जो उनका काम है वो कंट्री के अंदर चल रहा है, मतलब किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहा है। अगर इन दोनों कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों कंपनीज में दो चीज़ें होती हैं, दो कंपनी कंसिडर किया जाता है कि इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट होता है। इनकॉर्पोरेशन कि इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है। अगर होम कंट्री में हुआ है इनकॉर्पोरेशन तो वो इनलैंड कंपनी होगी, ठीक है। बट ये फर्स्ट पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन हुआ कहाँ पर है, अगर इनकॉर्पोरेशन होम कंट्री में हुआ है तो इनलैंड कंपनी होगी, बट अगर इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंट्री में हुआ है तो वो फॉरेन कंपनीज होगी। सेकंड है प्रोडक्शन या ऑपरेशन। ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन और इनकॉर्पोरेशन उसका इनलैंड कंपनी में इनकॉर्पोरेशन हुआ है और प्रोडक्शन और ऑपरेशन फॉरेन कंपनी में हो रहा है तो वो इनलैंड कंपनीज है। बट अगर इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंपनी में हुआ है और प्रोडक्शन और ऑपरेशन अदर होम कंट्री में हो रहा है तो वो फॉरेन कंपनीज होगी। इसमें जो उसके मेंबर्स होते हैं, कंपनीज के मेंबर होते हैं, वो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कंट्री से रिलेटेड है, होम कंट्री से रिलेटेड है या फॉरेन कंट्री के मेंबर, फॉरेन कंट्री के से रिलेटेड है, किसी भी कंट्री से हो। बट दो चीज़ें देखनी पड़ती है, इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है और प्रोडक्शन क्या हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अगर कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका काम अमेरिका और अदर कंट्रीज़ में भी चल रहा है तो वो इनलैंड कंपनीज होगी। बट अगर कोई कंपनी अमेरिका में इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में काम कर रही है तो वो फॉरेन कंपनीज होगी। बट अगर थर्ड पॉइंट इज द अगर कोई कंपनी अमेरिका में इनकॉर्पोरेट हुई है और चाइना में काम कर रही है तो वो फॉरेन और इनलैंड कोई भी कंपनी नहीं होगी। दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इनकॉर्पोरेशन और प्रोडक्शन और ऑपरेशन। इन दोनों पॉइंट में उसका रिलेशन, दोनों पॉइंट किसी भी पॉइंट से इंडिया से होना चाहिए, तभी वो इनलैंड कंपनीज या फॉरेन कंपनीज होगी। अगर उसका दोनों पॉइंट इंडिया से रिलेटेड नहीं है, मतलब इनकॉर्पोरेशन भी इंडिया में नहीं हुआ और प्रोडक्शन या ऑपरेशन भी इंडिया में नहीं हो रही, तो वो ना तो इनलैंड कंपनी है और ना ही फॉरेन कंपनीज। नेक्स्ट है कुछ अदर कंपनीज हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जब किसी कंपनी का हेड ऑफिस तो होम कंट्री से रिलेटेड होता है, बट उसकी अदर कंट्री में भी उसकी ब्रांचेस होती हैं या काम चलता रहता है। इनकॉर्पोरेशन होम कंट्री में होता है, हेड ऑफिस भी रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस भी होम कंट्री में होता है और अदर कंट्री में उनका काम चलता रहता है, वो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जांपल हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर, IBM इंडिया। ये सभी मल्टीनेशनल्स कंपनी के एग्जांपल हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज अदर कंट्री में भी ऑपरेशन करती रहती है, प्रोडक्शन करती है, काम चलती रहती है, बट जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो होम कंट्री में ही होता है। सेकंड है डिफंक्ट कंपनीज। डिफंक्ट कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था बट अब वो कंपनी काम नहीं कर रही है, बट अब भी वो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है। डिफंक्ट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो
एट प्रेजेंट काम नहीं कर रही है, वो कंपनी बंद हो गई है, काम करना बंद कर दिया है उन कंपनीज ने, बट अभी भी वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है। इस सिचुएशन में रजिस्ट्रार उस कंपनी के को एक लेटर इशू करता है और उसके बंद होने के रीज़न का पता करता है। 1 महीने तक वेट करने के बाद भी अगर उस लेटर का कोई भी आंसर नहीं आता है तो 14 डेज़ के बाद 14 डेज में वो दोबारा से एक रजिस्टर्ड लेटर और इशू करता है और 1 महीने तक वेट करता है। अगर तब भी नहीं आता तो वहाँ वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस का मतलब उस रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 महीने के लिए एक नोटिस इशू किया जाता है कि इस कंपनी को बंद करने के रीज़न का बताया जाए और उसको उन रीज़न को वेरीफाई करने के बाद भी और इसके बाद कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, एक रजिस्टर्ड डायरेक्टर है या एक से ज़्यादा डायरेक्टर है, उनसे पता किया जाता है कि कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी तो नहीं है देने वाली। अगर कंपनी ने अपनी सारी लाइबिलिटी को पे कर दिया है तो वो कंपनी बंद मानी जाती है। डिफंक्ट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो अपना काम करना बंद कर चुकी हैं बट रजिस्ट्रार ऑफिस में अभी भी रजिस्टर्ड हैं, वो डिफंक्ट कंपनीज होती हैं। अब रजिस्ट्रार ऑफिस से उन रजिस्टर्ड कंपनीज को बंद करवाना पड़ता है। उसके लिए क्या प्लानिंग होती है? सबसे पहले एक नोटिस इशू किया जाता है 1 मंथ के लिए, बट अगर 1 मंथ तक भी उसका कोई भी आंसर नहीं आता तो 14 डेज बाद एक और रजिस्टर्ड नोटिस इशू किया जाता है 1 मंथ के लिए। उसके बाद 3 महीने का नोटिस निकाला जाता है। पहले 2 लेटर हुए और 3 महीने का एक नोटिस इशू किया जाता है। उस नोटिस में पता किया जाता है कि ये कंपनी बंद क्यों हुई है, क्या रीज़न थे कंपनी बंद करने के पीछे, और उसके बाद जो कंपनी की लाइबिलिटी है उनको पे कर दिया गया है। एसेट्स और कंपनी की लाइबिलिटी मीट करती हैं। अगर नहीं भी होती, अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस में उसके बाद जब ये सारा कुछ देख लिया जाता है कि लाइबिलिटी वगैरह सब कुछ पे कर दी गई है, उसके बाद जो कंपनीज हैं वो बंद मानी जाती हैं। बट कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में बंद होने के बाद भी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनकी या जो भी रजिस्टर्ड डायरेक्टर थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह बनी रहती है जैसे एक कंपनी के होने पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसी तरह वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइबल होते हैं। थर्ड पॉइंट इज द अनरजिस्टर्ड कंपनीज और इलीगल एसोसिएशंस। अनरजिस्टर्ड कंपनीज वो होती हैं जो कंपनी एक्ट 1956 या अमेंडमेंट कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। वो कंपनी इलीगल मानी जाती हैं, फ्रॉड माना जाता है उन कंपनी को जो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है, या जो कंपनी के जो अपने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाई है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट होती है उनको सबमिट नहीं करवाया है रजिस्ट्रार ऑफिस में, मतलब किसी भी रीज़न से अगर वो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। डिफंक्ट कंपनीज तो वो थी जो रजिस्टर्ड हो गई हैं बट अब काम करना बंद कर दिया उन्होंने, बट अभी भी रजिस्टर्ड हैं, वो डिफंक्ट कंपनी है। और अनरजिस्टर्ड कंपनीज वो हैं जो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं हुई हैं, वो कंपनी अनरजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, इलीगल कंपनीज होती हैं। इस सिचुएशन में अगर कंपनी वो अनरजिस्टर्ड कंपनी में डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अंडर, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी के मेंबर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं या किसी भी पार्टनरशिप फर्म के मेंबर 20 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में उनको अनरजिस्टर्ड कंपनीज कहा जाएगा, क्योंकि उनको कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। फोर्थ इज द इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो जिनका मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, इनको परचेज करना, सील करना, इस चीज़ से इनका मेन ऑब्जेक्टिव इन्हीं से रिलेटेड है, कंपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज मानी जाती है।
फिफ्थ पॉइंट इज द फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस कंपनीज वो होती हैं जो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी फाइनेंस को अवेलेबल कराना है, लोन देना है, फाइनेंस एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, बट नॉन बैंकिंग कंपनीज है। बैंकिंग कंपनीज को फाइनेंस कंपनीज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बैंकिंग कंपनी अलग होती हैं, फाइनेंस कंपनी अलग होती हैं। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी का रिलेशन था सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्टॉक से, शेयर से, डिबेंचर से रिलेटेड था, इनको सेल परचेज करने से रिलेटेड था। और फाइनेंस कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फुलफिल करती है, फाइनेंस अवेलेबल कराती हैं, लोन अवेलेबल कराती हैं, इंश्योरेंस सिक्योरिटीज़ पर्पज से इंश्योरेंस देती हैं। ये सारी जो कंपनीज होती हैं इनको फाइनेंस कंपनी में इंक्लूड किया जाता है। लास्ट इज द वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी कंपनी एक्ट 2000, अमेंडमेंट एक्ट था 2013। इसमें एक नया कंसेप्ट आया था वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती हैं जिनमें एक ही पर्सन कंपनी का मेंबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होते, एक ही मेंबर होता है कंपनी का, वो वन पर्सन कंपनी होते हैं। वन पर्सन कंपनी को अदर कंपनी के कंपेयर में कई छूट दी जाती हैं। वन पर्सन कंपनी की फर्स्ट पॉइंट है अ प्राइवेट कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, इसको पब्लिक कंपनी नहीं कहते, प्राइवेट कंपनी होती है। ओनली वन मेंबर, एक ही मेंबर होता है इस कंपनी का। ओनली वन डायरेक्टर, एक ही डायरेक्टर होता है। इस कंपनी को मीटिंग बुलाने के लिए भी छूट मिलती है, मतलब जो 1 ईयर मीटिंग होती है, डायरेक्टर मीटिंग होती है, वो भी बुलानी जरूरी नहीं होती वन पर्सन कंपनी ने। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। फर्स्ट इज द चार्टर्ड कंपनी, सेकंड इज स्टैट्यूटरी कंपनीज, थर्ड इज रजिस्टर्ड कंपनीज। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। थर्ड इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसमें फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी, सेकंड है पब्लिक कंपनी। फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कंपनीज को। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। होल्डिंग कंपनी जिसके पास कंट्रोल होता है दूसरी कंपनी का, और सब्सिडरी कंपनी। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप होते हैं, इनलैंड और फॉरेन कंपनी। अदर कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनीज, डिफंक्ट कंपनीज, अनरजिस्टर्ड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, एंड लास्ट इज वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी को इंक्लूड किया जाता है। यह था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।